नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंदौर शहर का नाम आते ही जहन में एक स्मार्ट सिटी की तस्वीर उभरती है। वो इंदौर जो स्वच्छता के साथ साथ कई मामलों में नंबर 1 है। वो इंदौर जिसकी तारीफों के पुल बांधते हुए लोग नहीं थकते। बावजूद इसके इंदौर कुछ खामियों से जूझता नजर आ रहा है। महज 3 घंटे की मूसलाधार बारिश में शहर की सड़कें, मोहल्ले और निचली बस्तियां तालाब में तब्दील हो जाती हैं। प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है। हालांकि ये सब पहली बार नहीं है। हर साल बारिश में शहर की यही स्थिति बनती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इंदौर के हालात कब सुधरेंगे, कब तक इंदौर यूं ही पानी पानी होता रहेगा और जो जिम्मेदार हैं वो इस समस्या का निदान क्यों नहीं कर पा रही हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। कुछ मेहमानों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अत्याब शेख। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से नंबर 1 शहर इंदौर, जिसको स्वच्छता में अव्वल माना जाता है, स्वच्छता की रैंकिंग में इंदौर अव्वल आता है, लेकिन शहर की दशा कुछ ही घंटों की बरसात में कैसी हो जाती है, ये इन तस्वीरों के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। बारिश में शहर की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और पूरा इंदौर पानी पानी होता हुआ नजर आता है। आखिरकार जो लोग जिम्मेदार हैं वो क्यों अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं? आखिर क्यों इस तरह की दशा हर बार होती है? हर बार से क्यों सबक नहीं लिया जाता है अगली बार के लिए? और इस बार भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कैसे मुसीबतों का सामना वाहन मालिकों को करना पड़ रहा है। जो लोग 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, पानी में से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। कई लोगों की गाड़ी बंद हो जा रही है और उनको पैदल ही इस पानी में अपनी गाड़ी को घसीटना पड़ रहा है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं और लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों इंदौर पानी पानी हुआ है? 3 घंटे की बारिश में ही ऐसा हाल इंदौर का कैसे हो जाता है और जिम्मेदार आखिर क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? इस साल भी इंदौर में कुछ ऐसी स्थिति जैसे पिछले सालों में देखी गई। बारिश के मौसम में निचली बस्तियों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 3 घंटे की बारिश में ही इंदौर पानी पानी हुआ और किस तरह की तस्वीरें मुसीबत भरी लोगों के लिए सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जिस इंदौर की हम स्वच्छता की बात करते हैं, जिस इंदौर का नाम हमेशा अच्छे कामों के लिए आता है, लेकिन इंदौर में जो लापरवाह लोग हैं उनकी वजह से, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, उनकी वजह से 2-4 मुसीबतों से लोगों को होना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें इंदौर की सड़कों की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंदौर शहर तालाब में तब्दील होता हुआ नजर आया महज 3 घंटे की बारिश में ही। आखिर क्यों इंदौर पानी पानी हुआ, ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। आखिर कैसे महज 3 घंटे की बारिश में ही पानी पानी इंदौर की सड़कें नजर आने लगी? आखिर क्यों इस तरह के हालात हर साल बनते हैं और कब तक इनमें सुधार होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बारिश की वजह से किस तरह सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। सड़कें आप दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी सड़कें आपको नजर नहीं आएंगी, सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। निचली बस्तियों में पानी घुसा, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर पानी भरता हुआ नजर आया। भारी दिक्कतें लोगों को इस पानी की वजह से हुई हैं। बारिश के मौसम में हर साल ऐसी ही स्थिति इंदौर की बनती है, लेकिन इस साल भी वही स्थिति है। पिछले सालों से कोई सबक अभी तक नहीं लिया है जिम्मेदारों ने। इस बार भी लोगों को परेशानी और मुसीबत उठानी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह इंदौर की सड़कें लबालब भरी हुई हैं। पानी पानी इंदौर में नजर आ रहा है। चारों तरफ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को भारी मुसीबतें इस पानी की वजह से झेलनी पड़ रही हैं। देखिए सड़कें जहां तक आप नजर डालेंगे वहां आपको सड़कें पानी में डूबती हुई नजर आएंगी। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। निचली बस्तियों में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी। लोगों की घरों के अंदर जब पानी घुसा तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। उनका घरों में रहना मुश्किल हो गया है। सड़कें पानी पानी से भरी हुई हैं।
चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ऐसे में लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह भारी परेशानी इस पानी की वजह से लोगों को उठानी पड़ रही है। हर साल के बाद इस साल भी ऐसी तस्वीर, कोई सबक नहीं पिछले सालों से जिम्मेदारों ने लिया है। जिम्मेदार आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और कब इंदौर के हालात सुधरेंगे, कब तक इस तरह लोगों को बारिश के मौसम में सड़कों पर भरे पानी से दो चार होना पड़ेगा, इस सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। तो बारिश से किस तरह सड़कें जलमग्न हो गई हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए किस तरह से परेशानी और लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तो आज इंदौर वासियों की इसी समस्या को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी अत्यापशिक इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अत्याप, ओवर टू यू। शुक्रिया पराग। इंदौर शहर की एक ज्वलंत समस्या के साथ और ज्वलंत मुद्दे के साथ में एक सार्थक बहस के साथ में मैं हूं आपके साथ अत्यापशिक। मेरे साथ में खास पैनल जुड़ा है, जिस पैनल में डीएन गोयल साहब है जो कि रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हैं। अतुल सेठ साहब मेरे साथ जुड़े हैं, आर्किटेक्ट और इंजीनियर है। जितेंद्र यादव जी है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर है। मुद्दा बहुत साफ है। इंट्रोडक्शन में पराग ने बताया कि किस तरीके से इंदौर के हालात बदतर हो जाते हैं एक ही बारिश में। इंदौर शहर को खूबसूरत शहर कहा जाता है, लेकिन हर खूबसूरत चीज के ऊपर दाग होता है। जिस तरीके से चांद में दाग होता है, ये कहा जा सकता है कि बारिश कहीं ना कहीं इंदौर शहर पर ये दाग लगाती हुई नजर आती है कि शहर में पानी पानी हो जाता है, सड़कें खुद जाती हैं, सड़कों के अंदर गड्ढे नजर आते हैं। सबसे पहले गोयल साहब, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, हमारे शहर को ये कहा जाए कि देश के अंदर एक चांद है जो कि उभर कर सामने नजर आता है, इस पर ये दाग क्यों लग जाता है? जैसे ही बारिश होती है पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। चाहे हम कृष्णपुरा की बात कर ले, चाहे हम विजयनगर की बात करें, चाहे एमआईजी की बात करें, चाहे राजवाड़ा की बात करें, चंद्रभागा की बात करते हैं, हर जगह पर पानी पानी नजर आता है। निचली बस्तियों में पानी भर जाता है। क्या ये कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ है या किसी तरह की प्लानिंग में कमी है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जॉइंट डायरेक्टर था, मैंने बीआरएस लिया है, आई एम नॉट एडिशनल डायरेक्टर। दूसरी बात ये, जो पानी की समस्या की जो बात कर रहे हैं, उसमें जहाँ तक मैं देखता हूँ, सन 1918 का जब पैट्रिक गेटिस ने प्लान बनाया था, तो उसमें मुख्य जो चीज़ थी जिस पे ध्यान दिया गया था कि अपना नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को अपन रिजर्व करके रखें। उस समय जैसे था कि पानी हिमाचल से पहले बिलावली तालाब में आता था, बिलावली तालाब से सिरपुर में जाता था, सिरपुर से फिर नदी, खान नदी, उसमें बह करके पानी का एक ड्रेनेज सिस्टम था। इसी तरह नदी, नाले, नहर, ये पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम है। मास्टर प्लान भी जब भी बनाया, 1991 का मास्टर प्लान हो या 2011 को, उसमें ये चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि हम नेचुरल सिस्टम को अपने को बरकरार रखें, जिससे कि पानी का फ्लो यथावत रहे। लेकिन जो पिछले दिनों में या पिछले 20 सालों में जो इंदौर में जो मेन चीज़ देखने में आई है कि जो हमारा नेचुरल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है। चाहे अवैध कॉलोनियाँ हो, 1000 अवैध कॉलोनियाँ हैं। जो अवैध कॉलोनियाँ हमारे वाटर सिस्टम, नालों को अवरुद्ध कर रही हैं, नदियों को अवरुद्ध कर रही हैं, नदी के किनारे डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कारण हमारा जो नेचुरल फ्लो है पानी का नहीं हो पा रहा है। नाले हमारे खत्म हो गए हैं, जिसके कारण पानी सड़कों पे बहता है। तो हमें इस बात की, हालांकि प्रशासन, नगर निगम इस बारे में बहुत जागरूक है कि नेचुरल सिस्टम को वो यथावत रखे। जहाँ जहाँ नालों में अवरुद्धता आई है उनको क्लियर करे, इस बारे में शासन का प्रयास है। नदी में, नाली में, खान नदी में इनका प्रयास चल रहा है। लेकिन ये प्रयास तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक कि हम इस बात का बिल्कुल सुनिश्चित न करें कि हमारा जितना भी नदी हैं, नाले हैं, तालाब हैं, उनका जो फ्लो ब्रेक हुआ है, इनके ऊपर जो अवैध निर्माण हुआ है, उनको चिन्हित करके जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हमारी ये समस्या हल होने वाली नहीं है। सर, सालों साल अगर जितनी भी मेहनत कर ले, आपका ये कहना है कि लगातार इसी तरह की समस्या बनी रहेगी जब तक इस सिस्टम को दुरुस्त न किया जाए? यस, जब तक हम पानी के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त न करेंगे, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को, जब तक हम नालों पे अतिक्रमण को न रोकेंगे, नालों को खाली न कराएंगे, वाटर बॉडी सिस्टम को प्रिजर्व न करेंगे, तब तक ये समस्या रहने वाली है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन मैन मेड नहीं है। दोबारा आता हूँ, मैं अतुल सेठ साहब के पास में चलता हूँ। सेठ साहब, जिस तरीके की जो समस्या आ रही है, जैसा कि गोयल साहब बता रहे थे कि
चीजों को दुरुस्त करना अब जरूरी हो गया है। अब हम वाटर प्लस की तरफ जब गए थे, हमने नाला टैपिंग की बात की थी, कई सारे नागरिक उठकर आए जिन्होंने कहा कि ये नाले टैपिंग की वजह से पानी ज्यादा बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है कि पिछले 25 सालों में इंदौर का जो विकास हुआ है उसके अंदर कुछ कुछ बातों को पकड़ के कुछ कुछ बातों पे करके बहुत जोर शोर से काम हुआ, और उस जोर शोर के काम के अंदर जो मूलभूत ध्यान देना था कि बरसात और जो प्राकृतिक पानी है वो अपने खुद के रास्ते से बहता है और वो हमारे गणित से नहीं बहेगा, उसको जहाँ जाना है जहाँ बहना वही बहेगा, उसकी अनदेखी की गई पूरी तरह। और ये एक बहुत बड़ी तकनीकी त्रुटि हम कह सकते हैं। गोयल साहब ने जो बात कही है कि अतिक्रमण जो हुए हैं नालों पे वो अपनी जगह है, अगर सरकारी तंत्र को जो व्यवस्था करनी थी, जो BRTS रोड बनी, जो बॉन्ड रोड बनी, या इंदौर की कॉलोनी के अंदर जो RCC रोड बनी, तो पहला कंसेप्ट ये था कि इंदौर में या दुनिया में सड़क के नीचे पानी बहता जी, और इंदौर में मान लिया गया है कि RCC रोड बनने के बाद में सड़क के पानी को सड़क के ऊपर बहना है। आज से 25 साल पहले इंदौर शहर पे पुलियां बनी थी, नाले नीचे रोड नीचे बनती थी, पुलियां बनती थी, तो पानी नीचे से बहता था। और RCC रोड बनने के बाद में कॉलोनी हो, छोटी कॉलोनी हो, बड़ी कॉलोनी हो, सबका पानी रोड के ऊपर आने लगा। उसको नियंत्रित करने का, जागरण करने का कोई काम नहीं चाहिए। आज जितने विभाग है उस विभाग के अंदर बरसात के पानी को कंट्रोल करने के लिए या सड़क का लेवल क्या हो कि निर्णय करने की कोई विभाग ही नहीं, न कोई प्रक्रिया है। अब इंदौर में सड़कें आज से 25 साल पहले जो लेवल था उससे 2-2, 3-3 फीट ऊपर हो गई है, तो मकान नीचे रह गया, सड़क ऊपर हो गई, तो ये बहुत बड़ी सड़क ऊपर हो गई रह गई है। यानी स्ट्रक्चरल प्लानिंग में कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चरल प्लानिंग के अंदर अब कहीं ना कहीं ये तकनीकी खामियां देख रहे हैं। तो सेठ साहब, मैं आपके पास में एक कमेंट पहले मैं जितेंद्र यादव जी से ले लेता हूं। यादव साहब, जिस तरीके से हालात हम देखते हैं, हम लगातार रिपोर्ट करते हैं, आप भी सोशल वर्क भी करते हैं, निचली बस्तियों में जाते हैं, हालात किस तरह के नजर आते हैं? सर, बारिश में ये कहा जाता है कि हर बार दावा ये होता है कि सब ठीक हो जाएगा, अगले साल कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसी बारिश होती है हालात वैसे के वैसे ही। एहतियात जी, देखिए सीधी बात यह है कि जब बारिश होती है, 5 इंच जैसे वर्षा हुई कल रात को, तो आज हम सजग हुए, जाग रहे हैं और आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। दरअसल ये कोई मौका विशेष पे या परिस्थिति विशेष पे जो ये डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। आप देखिए, ये पूरा एक सर्कल है। इसमें अब तक जो हमारी एजेंसियां हैं, जैसे TNCP है या नगर निगम है, जिनकी जिम्मेदारी है निर्माण अनुमतियां देने की, हमेशा देखने में यह आया है कि हम लोग निर्माण अनुमतियों के मामले में केवल वैधानिक पहलू देखते हैं, भू वैज्ञानिक पहलू जो है उसको हम आज तक नजरअंदाज करते हुए आए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि तमाम निर्माण और रहवासी क्षेत्रों का जो है दिन प्रतिदिन बढ़ना, औद्योगिक जो है स्थानों का जो है गतिशील होना, ये सब तो जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ना ही है। लेकिन यहाँ देखिए आप, IIT हमारे यहाँ है, IIM हमारे यहाँ है, हम अपने निर्माण में या हम अपनी इस क्षेत्र को जो है बढ़ाने में इन संस्थाओं का कितना योगदान लेते हैं या इनको हम कितना साथ में लेते हैं। बड़ी जो है दुर्भाग्य की बात है कि आप देखिए, हम लोग पठार पर हैं, कावेरी बेसिन जो है उसके जो है जस्ट हम सबसे ऊपर वाले स्थान पर जो है आकर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी हाइट पे होने के बाद केवल 5 इंच बारिश गिरती है और हमारा जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारी। इन सब समस्याओं में एक जो महत्वपूर्ण बात है, टेक्नोक्रेट का जो योगदान होना चाहिए, वो अब तक जो है हम नहीं देख पा रहे हैं कि उस तरह का उनका जो है इस पे ध्यान है या कहीं इस विषय को लेकर हम लोग गंभीर हैं। जी, सार्थक चर्चा करने के हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं गोयल साहब आपके पास चलूंगा, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। ये समाधान किस तरीके से हो सकता है? कोई सुझाव आपकी तरफ से? एक तो मैं जितेंद्र सिंह जी की बात से इस बात से सहमत नहीं हूं कि नगर निगम या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग केवल टेक्निकल पहलू देखते हैं। हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में सबसे पहले तो माफ कीजिए, मैंने तकनीकी पहलू नहीं, मैंने वैधानिक पहलू कहा है, केवल वैधानिक पहलू। मैं ये बता रहा हूँ, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या करता है। जब भी लीगल कॉलोनी के लिए कोई आता है, सबसे पहले उस क्षेत्र का सर्वे, वाटर बॉडी और नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को हम पूरा सर्वे बुलाते हैं। और जो नाला है, नाले के लोग, हमारा मास्टर प्लान और भूमि विकास नियम भी कहता है कि नाले के दोनों तरफ 9 मीटर जगह खुली छोड़ो। अगर मेजर वाटर बॉडी है 30 मीटर जगह खुली छोड़ो। अगर नदी है तो दोनों जगह 30 मीटर खुली छोड़ो।
तो लीगल कॉलोनियों में तो सब सिक्योरिटी हो जाती है, लेकिन समस्या सर, यहाँ अवैध पर का है। तो आपने भी जिक्र किया, आपने खुद ने जिक्र किया कि अवैध कॉलोनी ना बहुत बड़ा समस्या है। अब अवैध कॉलोनी पे तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अवैध बहुत बड़ी मतलब अवैध। समस्या है, क्योंकि अवैध कॉलोनियां जो बनती हैं ज्यादातर नदी नालों के किनारे और इसके किनारे बनती हैं, जो कि हमारे नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को ध्वस्त कर रही हैं, और उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अभी तो बहुत अवेयरनेस आई है, चाहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो, जीआईएस मैपिंग है, जीआईएस सर्वे, उसका पूरा ध्यान रख के किया जाता है। लेकिन जितनी अवैध कॉलोनी जो बन गई, उससे जो सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हुआ है। और दूसरी बात, सेठ साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सीमेंट कंक्रीट रोड तो हम बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है, अदरवाइज रोड खत्म हो जाती है। लेकिन उसका नेगेटिव पहलू भी आ रहा है कि हमारा नेचुरल जो ड्रेनेज जो पानी बहता था उसमें भी अवरुद्धता हुई है, इसलिए रोड के ऊपर पानी जा रहा है, क्योंकि वाटर पर्कोलेशन जो होता है वो हो नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से। अब इसके निदान के लिए जी इसमें जी सर, इसके निदान के लिए वही है कि सबसे पहले तो जो अभी शासन ने मुहिम भी चलाई है कि हम अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण की जो प्रोसेस चली है, उसमें भी शासन के स्पष्ट डायरेक्शन है कि अवैध कॉलोनियां नदी नालों जलाशयों के ऊपर निर्मित हैं तो बिल्कुल वैध नहीं की जाएंगी, उनको हटाया जाएगा। अगर ये मुहिम अच्छी तरह से चली तो हम अवैध कॉलोनियों को वैध भी कर पाएंगे शासन की मंशानुसार, और जितने भी नदी नाले और जिन पे अतिक्रमण उनको अतिक्रमण मुक्त भी कर पाएंगे। जब तक हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे तब तक ये समस्या किसी भी तरह से हल होने वाली नहीं है। हमें सर लेकिन ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि यदि कोई अवैध कॉलोनी थी और उसको नियमित कर दिया जाएगा तो वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर रही है वो कैसे मैनेज होगा? कागज पे तो वो वैध हो जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चरली तो वो गलत ही है। उसकी भी प्रोसेस है, अवैध कॉलोनी ऐसे नहीं कर दी जाएगी वैध, उसका बाकायदा सर्वे होगा। यदि वहाँ पे नदी नाला पे अतिक्रमण है तो उसको रिवाइव कराया जाएगा, अगर वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है तो उसको रिवाइव कराया जाएगा, उसके बाद ही उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट कराया जाएगा, उसके बाद नियमित होगी। तो ये शासन की जो पहल है, इस पहल को तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अपने नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को रिवाइव करवा पाए। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। सेठ साहब, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। सेठ साहब, आपके हिसाब से समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है कि अगले साल हमें ये तकलीफ ना उठानी पड़े? गोयल साहब ने जो कहा है अतिक्रमण वाला मामला, ये एक बहुत छोटा सा मामला है। मूल मामला ये है कि बरसात के पानी के निकासी की कोई ठोस योजना पूरे शहर के लिए ना आज तक बनी है और ना कोई नियंत्रण करने के लिए कोई अथॉरिटी है। आज की तारीख में एक भी अथॉरिटी या एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो सड़क का लेवल फाइनल करता हो कि पूरे शहर में सड़क का लेवल क्या होगा। लंदन के अंदर 200 साल जो कॉलोनी बनी है उसके चौराहे का लेवल जो 200 साल पहले लिखा था वो आज मेंटेन हो रहा है। रिपेयर करना है तो खोद के रिपेयर होगा, उसके ऊपर माल डाल के नहीं होगा। वैसे ही नई कॉलोनी जो बनती है उस कॉलोनी के अंदर बरसात का पानी जो बाकी कॉलोनी का आ रहा है वो कहाँ से आएगा और कैसे जाएगा, इसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी तंत्र नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक नया तंत्र खड़ा करना बहुत अवश्य है, जरूरी है, नहीं तो आने वाले सालों में इंदौर शहर बहुत बड़ी त्रासदी से सामना करेगा। कैसा हो? एक शॉर्ट सा आंसर चाहता हूँ, वो नया तंत्र कैसा हो और क्या हो? जो पूरे शहर के सड़क का लेवल तय करे और उसको मेंटेन करवाए, और सड़क का लेवल मेंटेन करना कहाँ निकलेगा जरूरी है। मैं एक छोटा सा कमेंट जितेंद्र जी से ले लेता हूँ। जितेंद्र जी, जिस तरीके से हमारे दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं, आपको लगता है समाधान मिल पाएगा? देखिए, सेठ साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो जिस तरीके जो समाधान बता रहे हैं, एक्चुअली मेरा कहना यही था। जैसे जो हमारे दूसरे साथी हैं सज्जन है, उनका ये कहना है कि नगर निगम और टीएनसीपी जो है ऑफिशियली अपनी प्लानिंग में, अपने सर्वे में, अपनी योजनाओं में इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि आगे जाके समस्याएं ना हो। ये बात बिल्कुल सही है। ख्याल रखना, सर्वे करना और जो है ऑफिस में बैठ के डॉक्यूमेंटेशन करना, उसमें हम बहुत दुरुस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, आगे जाकर वो जो चीजें हैं वो जमीनी स्तर पे कैसे काम कर रही हैं, ये जो है यहाँ से खामियां शुरू होती हैं। दूसरा यह है कि समाधान रियलिटी और पेपर वर्क के अंदर हो जाता है। आपका ये कहना है? आप देखिए एहतियात जी, आप देखिए जो हमारे यहाँ बाईपास निर्माण हुआ है, बाईपास निर्माण में वैधानिक रूप से सारी की सारी अनुमतियां ली गई होंगी, सर्वे कराया गया होगा, बावजूद उसके राऊ जो है सबसे हाइट पर है। आप यकीन जानिए, जो है बाईपास आज की तारीख में बिलावली तालाब का जो एक वाटर रिचार्ज सिस्टम था, जो कि राऊ की पहाड़ियों से होते हुए पानी वहां आके जो है रिचार्ज होता था, जिससे उसका जो है जैसे बनाया जाता था, आज वो बाधित हुआ। अब आप कहिए कि जो है बाईपास के निर्माण में क्या टेक्नोक्रेट सक्षम रहे हैं, सफल हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए हैं। तो ये मानवीय पहलू है। हम देख रहे हैं कई दिनों से एक सिविल इंजीनियर की और एक भू वैज्ञानिक की, दोनों की तालीम अलग अलग होती है। दोनों का समायोजन से यदि हम आगे काम करते हैं तो मेरे ख्याल में एक बेहतर विकल्प या बेहतर इंदौर हम बसा पाएंगे।
बेहतर इंदौर हो सकता है। गोयल साहब, मैं आपके पास में चलता हूँ, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेता हूँ। द सॉल्यूशन, वी आर फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन। हम उस सॉल्यूशन की बात करें, सभी के हमने कमेंट सुने, आपका जिस क्या निकलता है सर, ताकि अगले साल की जो स्थिति वो इस साल जैसी ना रहे? तो मेरे विचार से सोल्यूशन एक ही है कि हम अपना जो नेचुरल जो नाले जो अवरुद्ध हो रहे हैं उनकी सफाई कराएं, वाटर बॉडीज को क्लियर कराएं, और जो पानी का जो सिस्टम है, जैसा कि जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि जब बाईपास बना था तो हमारे यहाँ माचल से पानी आता है बिलावली तालाब में। तो बाईपास में कोशिश तो की गई कि नीचे हम पुलिया और उतनी बनाए, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए, जिससे कि पानी निर्बाध तरीके से आ सके। क्योंकि सिस्टम हमारा साहब माचल से पानी आता है, बिलावली बढ़ता है, बिलावली से पानी भर जाता था, बाद में उसमें नालियां खोदनी पड़ी। यस, तो हमारा बस यही है कि इसको करने के लिए है कि हम अधिक से अधिक इस बात पर ध्यान दें कि हमारे जो नदी नाले तालाब हैं उनको हम किस तरह से रिवाइव कर पाएं, किस तरह की चीजें कर पाएं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसा कि चेतन, हम ये बस सही है कि हम लीगल जो हमारे पास आता है उसमें तो हम ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जब उसके बाद जो मिलता है आगे, तो वहां पर तो अनौथाई निर्माण हो चुका है, तो उसको जब तक हम नहीं हटाएंगे और इसकी चैनल को एक समस्या रहती है। अतुल साहब, मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट ले लूंगा, समाप्त कीजिएगा। जो आपने कहा कि सड़कों का लेवल ठीक करने की जरूरत है, समन्वय की जरूरत है, आखिरी कमेंट आपका। मुझे लगता है कि इंदौर में जो अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं, उन सबके बीच में एक अधिकारी ऐसा हो जो केवल बरसात के पानी की चिंता करने वाला हो और वो जवाबदार हो। आज की तारीख में बरसात के पानी की चिंता करने वाला एक अधिकारी की जरूरत है। जितेंद्र भाई, आखिरी कमेंट, सहमत है आप इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, सेठ साहब का बिल्कुल सही कहना है। एक्चुअली इसके लिए एक मॉनिटरिंग एजेंसी की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक सोच के साथ में आगे भविष्य के लिए प्लानिंग करें। देखिए एहतियात जी, ये दोनों चीजें जो है आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। अभी हम लोग रहे हैं कि यार जल स्तर जो है इस तरह से और जो है शहर जलमग्न हो गया। एक समय हम